प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा करेंगे एमए फाइनल के पेपर 8 की। पेपर का नाम आधुनिक भारत का इतिहास, समय 1919 से 1950। इससे पिछले व्याख्यान में हमने किया था कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भारतीयों के लिए, जो भारतीयों के साथ भेदभाव था, वहाँ पर कई आंदोलन किए और उनमें सफलता प्राप्त की। वो आंदोलन जो वहाँ पर रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने किए और वहाँ उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया और एक प्रकार से दक्षिण अफ्रीका का जो उनका प्रवास है वो उनकी कार्यशाला रही, जो बाद में जब वो भारत आते हैं 1915 में, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आप जब कार्य करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के अनुभव आपके बहुत काम आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभवों की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए, आंदोलन करते हुए गांधी जी को विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता आवश्यकता पड़ने पर किसी उदात्त उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान करने के लिए तैयार हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने विभिन्न संप्रदाय एवं समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के मध्य एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उनके नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने यह सबक सीखा कि कई बार नेताओं को ऐसे सख्त निर्णय भी करने पड़ सकते हैं जो उनके समर्थकों को पसंद न आते हों। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। इसके फलस्वरूप वे गांधीवादी रणनीति व संघर्ष के तरीकों की विशेषताओं और कमियों दोनों से भली भांति परिचित हो गए तथा उन्हें विश्वास हो गया कि यह सबसे बेहतर है, बेटर है, बेस्ट है। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग किया। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी ने टॉलस्टॉय, जो कि एक प्रसिद्ध यूरोपीय दार्शनिक थे, उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके विचारों से, और उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाया। टॉलस्टॉय ने कहा था कि बुराई का सामना अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह की तकनीक वहाँ पर जो अपनाई, उसकी यदि विशेषताएं हम देखना चाहें तो गांधी जी के विचारों में एक सत्याग्रही यह विचार कभी नहीं करता कि भय उसे प्रभावित करेगा या कोई ताकत उसे झुका सकेगी। वह सदैव सत्यवान, अहिंसक और निडर रहता है। एक सत्याग्रही असहयोग एवं बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है। सत्याग्रह की पद्धति में करों का भुगतान न करना और अधिकारियों का सामना करना
और उनके आदेशों की अवज्ञा करना। सत्याग्रही में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सभी प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते थे। ये यातनाएं सत्य के लिए उसकी आसक्ति का एक हिस्सा होती है। गांधी जी इस विचार के व्यक्ति थे। बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से भी अनुराग करता है, उससे घृणा या द्वेष नहीं करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से भी नफरत नहीं करता है, उससे भी वो अनुराग रखता है, यानी उससे भी वो प्रेम, सहानुभूति, स्नेह रखता है और घृणा व द्वेष नहीं करता है। एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने कभी सिर नहीं झुकाता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। गांधी जी के विचार में केवल बहादुर एवं दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। गांधी जी ने क्या कहा? सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है, जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। अन्य शब्दों में, साध्य से साधनों को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, अतः साध्य के लिए साधनों का पवित्र होना आवश्यक है। मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ। गांधी जी ने जो भी सत्याग्रह के बारे में कहा उसको कंक्लूसिव मैं यदि करूँ तो मैं इस बात को दोहराते हुए, साध्य से साधनों को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, अतः सही साध्य के लिए साधनों का पवित्र होना आवश्यक है। ये गांधी जी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे, गुण थे, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका प्रवास में वहाँ की जो गोरी सरकार थी उससे जब उनका संघर्ष हुआ, उससे उनके मतभेद हुए, वहाँ उन्होंने जो आंदोलन किए, वहाँ गांधी जी ने इन सब चीज़ों को सीखा। गांधी जी जब वहाँ सफलताएं प्राप्त कर लीं, गांधी जी को भारत का भी ख्याल था, क्योंकि भारत भी उस समय अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। फलस्वरूप जनवरी 1915 में गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में भारत लौटे। वे अपने देश और जनता की सेवा के लिए उत्सुक थे, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र के बारे में निर्णय करने से पहले उन्होंने भारत की स्थिति का अध्ययन किया। उनको गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले साहब की यह सलाह मानी कि देश की वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करो, देश का भ्रमण करो और 1 वर्ष शांतिपूर्वक यहाँ की स्थितियों का आकलन करो। और इसी दौरान गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इन सब जो गांधी जी के टूल्स थे उन सब की एक कार्यशाला बन गया। आज भी साबरमती का आश्रम अपने आप में अनूठा है। गांधी जी की यादों के साथ में आज भी साबरमती का आश्रम अहमदाबाद, जहाँ कि गुजरात में है, वहाँ आज भी लोग गांधी जी की उस भूमि के दर्शन के लिए जाते हैं। जब भी कोई विदेश से आता है, भारत के लोग भी उस स्थान के दर्शन अवश्य करते हैं, जहाँ गांधी जी ने अपना अधिकांश समय अपने शिष्यों के साथ में बिताया। अब जब गांधी जी जब भारत आए हैं, उस समय यदि भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में, उससे पहले जो भारत के अंदर जो राजनीतिक स्थिति चल रही थी, उसके बारे में हमें, इतिहास के विद्यार्थियों को हमें जानकारी होना आवश्यक है कि उस समय क्या स्थिति चल रही थी। उस समय एक तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय 1917 की रूस की क्रांति भी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध ने
एशियाई देशों में नवजागरण को आगे बढ़ाया, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के जो उद्देश्य थे उससे एशिया के देश थे वो भी उससे कुछ ग्रहण कर रहे थे, खासकर चीन और खासकर भारत। और 1917 की जो रूस की क्रांति है उसने भी भारतीय आंदोलन को उद्वेलित किया था। तो ये दो विश्व की ऐसी घटनाएं थीं जो भारत के लोगों को, एशिया के लोगों को, चीन के लोगों को प्रभावित कर रही थी। और उस समय एशिया के लोग आत्मनिर्णय की मांग करने लगे। यह नारा लगने लगा, भारत भारतीयों के लिए, चीन चीनियों के लिए, यानी कि विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए एशिया के देश प्रयास करने लगे। ये गांधी जी जब भारत आए उस समय का दृश्य है। भारत के प्रति उस समय यदि ब्रिटिश सरकार की नीति देखें तो प्रथम विश्व युद्ध यूँ तो 100% साम्राज्यवादी युद्ध था। विश्व का फिर से विभाजन करना साम्राज्यवादियों का लक्ष्य था, परंतु युद्ध में रत साम्राज्यवादियों ने यह दावा किया था कि वे सभी देशों की स्वतंत्रता, स्वराज्य एवं पूर्ण विकास के लिए युद्ध कर रहे हैं। विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत मंत्री मॉन्टेस्क्यू ने घोषणा की थी कि घोषणा की थी कि ब्रिटिश नीति का लक्ष्य भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था, भविष्य में हमें भारत की समस्या को एक नवीन दृष्टिकोण से देखना होगा। तो इस प्रकार के बयान लगातार इंग्लैंड में चल रहे थे। तो भारतीयों को यह विश्वास हो रहा था कि इस विश्व युद्ध के बाद भारत को उनकी आज़ादी मिलेगी। और भारतीयों को तुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो सूती कपड़ा था उसके आयात पर 3.5% शुल्क लगा दिया। निसंदेह इससे भारतीय वस्त्र उद्योग के विकास में सहयोग मिला। तो भारत के लोगों को अंग्रेजों की बात पर विश्वास होने लगा था। गांधी जी जब आए तो ये युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने भी इस युद्ध का समर्थन किया। गांधी जी ने युद्ध में इंग्लैंड का समर्थन किया। वे ब्रिटिश सरकार को ईमानदार सरकार समझते थे। गांधी जी का मानना था, गांधी जी इंग्लैंड में पढ़े और उनका मानना था कि ये जो अंग्रेज जाति है ये एक न्यायप्रिय जाति है। सच पूछा जाए तो वे अंग्रेजों की कूटनीति राजनीति को समझने में असक्षम सिद्ध हुए थे उस समय तक। इस कारण वे गवर्नर जनरल व भारत मंत्री की घोषणाओं को सही समझकर ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर बैठे। और हालांकि उन्होंने बाद में इस भूल को 1922 में स्वीकार किया, लेकिन उस समय उनकी बात को गांधी जी समझ नहीं पाए और गांधी जी उनके भुलावे में आ गए। और इसलिए गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत के लोगों को कहा कि वे अंग्रेजों का साथ दें। और इस उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने भी गांधी जी को बड़ा मान सम्मान दिया और उनको केसर-ए-हिंद का स्वर्ण पदक प्रदान किया। तो इस प्रकार से अंग्रेज गांधी जी के भारत में पदार्पण से उस समय खुश थे और जनता यूँ खुश थी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बहुत कुछ करके आए हैं और यहाँ भी बहुत कुछ होगा। बात की जाए गांधी जी के समय यहाँ की जो सांप्रदायिक जो स्थिति थी वो कैसी थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। ये अंग्रेज़ों की ही एक चाल थी। राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी उनको प्रदान कर दिया था। इससे मुस्लिम नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के समर्थक हो गए, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रायोजित तुर्की के खलीफा के साथ की गई संधि से भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट हो गए। वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन मिस्र पर अधिकार करे। भारत के शिक्षित मुसलमान युवक तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार के विरोधी बन गए थे। परंतु 1913 में मुस्लिम लीग भी
यह प्रस्ताव पारित कर चुकी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही हिंदुस्तान के लिए स्वराज्य प्राप्त करना उनका लक्ष्य है। इससे लीग और कांग्रेस एक दूसरे के निकट आ गए थे। उस समय एक लखनऊ समझौता हुआ 1913 में। लीग का अधिवेशन कांग्रेस के साथ बम्बई में एक साथ संपन्न हुआ। यह प्रथम अवसर था जब मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। संयोगवश 1916 में लखनऊ में दोनों संगठनों का एक अधिवेशन फिर साथ हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की सदारत मोहम्मद अली जिन्ना ने की और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। मिस्टर जिन्ना कांग्रेस के नेता रह चुके थे और कांग्रेस अध्यक्ष इस समय उदारवादी था। अतः दोनों अध्यक्षों के प्रयत्नों से कांग्रेस और लीग के मध्य समझौता हुआ, जो इतिहास में लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में लोकमान्य तिलक की भी बड़ी भूमिका थी और ये स्वयं जिन्ना ने स्वीकार किया। उसी समय भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि एनी बेसेंट एक जो विदेशी महिला थी उनके नेतृत्व में और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। हालांकि होम रूल आंदोलन काफ़ी आगे तक बढ़ा और लोगों में बड़ा पॉपुलर रहा, लेकिन ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका और दोनों नेताओं में विरोध, एक दूसरे मतभेद हो गए। निसंदेह होम रूल आंदोलन असफल रहा। इस आंदोलन के परम सहयोगी तिलक व श्रीमती एनी बेसेंट आपस में अलग हो गए। ब्रिटिश सरकार इसका दमन करने के लिए फूट डालो की नीति पर काम कर रही थी। फूट डालो और राज्य करो। इसके संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि इस आंदोलन ने सरकार से प्रत्यक्ष संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया और अपने लक्ष्य को बिना प्राप्त किए बिखर गया। लेकिन इतना सब होते हुए भी इस आंदोलन के बड़े दूरगामी परिणाम निकले। भारत के राष्ट्रवादियों में नवीन चेतना जागृत हुई। युद्ध के कारण भारत राजनीति में जो शिथिलता आ गई थी भारत की राजनीति में, उसमें एक स्फूर्ति का संचार हुआ। तो चाहे आंदोलन विफल हो गया था, लेकिन इस आंदोलन से देश में एक स्फूर्ति का संचार हुआ था। धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में हम करेंगे, जब गांधी जी ने किस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर इस दौरा किया, उन्होंने यहाँ के लोगों को समझा, यहाँ की परेशानियों